चलें, अस्सलाम वालेकुम। Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back. This is the fourth episode of our podcast. तो हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि आप जो है वो यूके की परमानेंट रेजिडेंटशिप या पीआर कैसे ले सकते हैं एज अ स्टूडेंट या वर्क वीज़े की बेस पे। उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है ना पीआर लेने में। तो ये सारी चीज़ें आज के पॉडकास्ट में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो मेरे से ये है कि व्हाट आर द डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज़ दैट कैन लीड टू परमानेंट रेजिडेंटशिप इन द यूके? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक 7-8 डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जिससे आप ना यूके में पीआर आपको मिल सकती है। आई थिंक द फर्स्ट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी ईज़ी, एवरीबॉडी नोज़ अबाउट इट कि आपने जो है ना, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर जिस तरह लाइक ब्लड रिलेटिव, आपके फादर, यू नो, मदर और एनी अदर रिलेटिव, फॉर एग्जांपल योर हस्बैंड और वाइफ, अगर वो आप जो है ना आप उनसे कनेक्टेड हैं और दे आर ब्रिटिश सिटीज़न और सेटल्ड, तो ये एक पहला रूट है, ठीक है? सेकंड इज़ द स्किल्ड वर्कर रूट, जिसमें अगर आप जो है ना, अगर आप एक स्किल्ड पर्सन है, ठीक है? अगर आपके पास एक जॉब ऑफर है यूके के अंदर, ठीक है? और आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, ठीक है? तो वो सेकंड रूट है। आप अपना जॉब एज़ अ जॉब जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, और देन आपको जो एम्प्लॉयर है वो एक वीज़ा लेटर, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होता है, वो आपको इश्यू करेगा, और देन जो है आपको पीआर मिल सकती है। जो थर्ड रूट है, जिस पे हमने दोनों ने पीआर लिया है, वो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा है, ठीक है? तो ये बेसिकली वीज़ा होता है जो हाइली स्किल्ड लोग होते हैं साइंस में, इंजीनियरिंग में, आर्ट्स में और डिजिटल आर्ट्स में, टेक के अंदर। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये आपको 3 साल में पीआर पीआर मिल जाती है, और दिस इज़ वन ऑफ द शॉर्टेस्ट रूट टू गेट पीआर। और ये रूट उन्होंने इसको पहले एक्सेप्शनल टैलेंट वीज़ा कहते थे, लेकिन ग्लोबल टैलेंट जो है ना, जब ब्रेक्सिट के बाद उन्होंने इसको ग्लोबल टैलेंट कहना शुरू कर दिया। देन जो चौथी कैटेगरी है वो है स्टार्टअप वीज़ा। अगर आपने यूके में बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप उनको ना एक स्टार्टअप वीज़ा मिलता है, ठीक है? आप उस बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है कि आपको एक सिंपल एक स्टार्टअप प्लान बनाना पड़ता है, बिज़नेस आइडिया, बिज़नेस प्लान, एंड देन यू गेट एंडोर्समेंट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी एज़ अ स्टूडेंट, तो आपको एक स्टार्टअप वीज़ा मिलता है, ठीक है? उसके बाद इनोवेटर वीज़ा, अगर आपके पास एक कोई दिस इज़ अ हायर लेवल फ्रॉम स्टार्टअप। उस मोस्टली लोग क्या करते हैं, पहले स्टार्टअप वीज़ा लेते हैं, उसके बाद इनोवेटर वीज़ा पे चले जाते हैं। लेकिन आप पहले से ही इनोवेटर वीज़ा पे जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई हाली इनोवेटिव आइडिया है, फंडिंग भी आपको मिल मिल गई है। तो लेट्स से आपने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है, पहले स्टार्टअप वीज़ा पे, उसके बाद आपको एक फंडिंग मिल गई है, देन यू यू कैन स्विच फ्रॉम स्टार्टअप टू इनोवेटर वीज़ा। तो बेसिकली आपको फंडिंग शो करानी है, ठीक है? कुछ अमाउंट होती है स्पेसिफिकली। उसके बाद इन्वेस्टर वीज़ा, अगर आपके पास अराउंड 2 मिलियन पाउंड्स हैं जो कि आप यूके में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक जो है ना ये इन्वेस्टर वीज़ा होता है जो कि आपको पीआर आपको इसके थ्रू मिलती है। एंड फाइनली स्टूडेंट वीज़ा, जो बेसिकली क्या होता है कि यार आप स्टूडेंट आए हैं, स्टूडेंट आके आपने यहाँ पे कुछ अर्सा काम किया है, आपने आपने जो है अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट की हैं, उसके बाद उसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 7 डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, जिसके थ्रू आप जो है ना यूके में आपको पीआर मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग जो चीज़ें डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर स्पेसिफिकली, वो 2 चीज़ें हैं, एक जो स्टूडेंट वीज़ा और दूसरी वर्क वीज़ा। तो बैक टू यू कि आप हाउ डू यू, आपके आपके केस के अंदर आप एज़ अ स्टूडेंट यहाँ पे आए थे, बट आल्सो आपके पास वर्क वीज़ा भी था। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है कि आपका स्टूडेंट वीज़ा क्या होता है और वर्क वीज़ा क्या होता है? दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके। पहले तो मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि बेसिकली देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एवरी वीज़ा कैटेगरी। तो जो आपने पहले बताया है कि जो रेज़िडेंटशिप पहुँचने का रूट है ईच कैटेगरी में, जो ड्यूरेशन है उसका, वो वेरी करता है, ठीक है? मिनिमम ड्यूरेशन फॉर सम कैटेगरीज़ कैन बी 2 टू 3 ईयर और उससे जाके आपका जो है मैक्सिमम 5 इयर्स अगर आप वर्किंग वीज़े पे हैं। तो स्टूडेंट के केस में जो स्टूडेंट वीज़ा है वो बेसिकली एक जो लाइसेंस्ड स्पॉन्सर है इन केस कि यूनिवर्सिटी वो लाइसेंस्ड है, वो लाइसेंस स्पॉन्सर दे सकती है, तो आपको वो टियर 4 वीज़ा जो है वो स्टूडेंट को इश्यू करते हैं। ऑन द अदर हैंड
जो वर्क वीज़ा होता है उसमें अगेन देयर आर 2 टियर्स, उसमें टियर 2 होता है, टियर 5 होता है। टियर 2 में आपको जॉब ऑफ़र होती है जो कि लॉन्गर पीरियड के लिए होती है, 2 साल, 3 साल इस तरह। जो टियर 5 होता है वो बेसिकली टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है जो कि डिफरेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो हो रहे होते हैं उनकी बेसिस पे जो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉइज़ आ रहे होते हैं 6 मंथ के लिए या 1 साल के लिए उनको मिल रहा होता है। तो मेनली फ़र्क यही है कि टियर 4 इज़ फॉर स्टूडेंट एंड टियर 2 फॉर वर्किंग वीज़ा। अब टियर 4 जो है उसमें आपको यूनिवर्सिटी की ऑफ़र होनी चाहिए, ठीक है? As a to enroll in a specific program to study a specific degree. जो टियर 2 है उसमें भी आपके पास ऑफ़र होनी चाहिए, बट उस केस में जो ऑफ़र है वो आपकी जो है वो स्पॉन्सर्ड लाइसेंस एम्प्लॉयर की तरफ से होती है, जो कि आपको एज़ अ हायर करता है किसी एक स्पेसिफिक जॉब पे काम करने के लिए। हमारे मेरा केस में जस्ट टू कट यू ऑफ, अब इन्होंने नाम चेंज कर दिया। टियर टियर 2 को इन्होंने स्किल्ड वर्कर वीज़ा क्या कहना शुरू कर नहीं, दिया। उसी की तरफ आ रहा हूँ ना मैं। हुँ, तो टियर 2 जो है वो स्किल्ड वर्कर हो गया ना, स्किल्ड वर्कर में बेसिकली जो है आगे रिक्वायरमेंट्स जो हैं टियर 2 की, बेसिकली मैं टियर 2 इसलिए कह रहा हूँ कि इसको ईज़िली टियर 4 के साथ कंपेयर किया जा सकता है ना। हुँ। तो इसमें जो स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी डिफरेंट हैं। जो ये स्किल्ड वर्कर है फिर इसमें जो है वो ग्लोबल टैलेंट की कैटेगरी भी आ जाती है। ग्लोबल टैलेंट की कैटेगरी जो है उसमें जो अगर ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए वर्किंग वीज़ा का तो उसमें एक कैटेगरी होती है सैलरी रिक्वायरमेंट की। तो ग्लोबल टैलेंट के केस में वो सैलरी रिक्वायरमेंट की लिमिट हम पे जो भी जिसको मिलता है ग्लोबल टैलेंट उस पे वो अप्लाई नहीं होती, ठीक है। अगर आप नॉर्मल वर्क वीज़े पे आ रहे हैं जो कि आपकी जो स्किल्ड वर्कर या ग्लोबल टैलेंट में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, तो आप पे वो लिमिट अप्लाई होगी कि जो आपका जो आपको जो लाइसेंस्ड आपका एम्प्लॉयर है, वो बेसिकली उतनी मिनिमम सैलरी पे करे, फिर आप बेसिकली जो है उस वीज़े पे आ सकते हैं। आई थिंक यूके में जो अभी करंट लिमिट जा रही है वो 25,000 या 26,000 पाउंड पर ईयर है ना, पर एनम। तो इस तरह से लिमिट है कि पहली बात तो हो गई कि जो आपको अ, स्पॉन्सर लेटर दे रहा है, बेसिकली जो आपका स्पॉन्सरर है वो लाइसेंस्ड हो, ठीक है। फिर आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट है। फिर इसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज का जो है वो रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी है, ठीक है। फिर जो आखिरी रिक्वायरमेंट इस केस में आ जाती है वो ये है कि आपके पास इतने फाइनेंसेस हैं कि आप इधर यूके में आके रह सकते हैं। वो भी आपको रिक्वायरमेंट शो करनी पड़ती है। बट इन केसेस मोस्टली केसेस में ये होता है कि जो वो रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंस वाली, वो जो आपका स्पॉन्सरर होता है वो एक लेटर इश्यू कर देता है आपको। उस लेटर की बेस पे जो है वो आप ईज़िली उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेते हैं विदाउट शोइंग योर ओन बैंक स्टेटमेंट्स। तो मेरे केस में हमारे केस में ये था कि ग्लोबल टैलेंट मिला था हमें। तो हम मास्टर्स करके यूके में आए थे तब, तो पीएचडी में एडमिशन लिया था, तो हम स्टूडेंट भी थे और हम वर्किंग वीज़े पे भी थे। तो स्टार्टिंग में वर्किंग वीज़ा जब हमने जॉइन किया तो उसको टियर 2 कैटेगरी कहते थे, टियर 2 स्किल्ड वर्कर कैटेगरी जिसमें ये जो सैलरी की रिक्वायरमेंट की थ्रेशोल्ड है, ये अप्लाई नहीं होती थी। तो हम टियर 2 वीज़े पे भी थे एट द सेम टाइम और स्टूडेंट वीज़े पे तो नहीं, एज़ अ स्टूडेंट भी यूनिवर्सिटी में एनरोल थे। तो हमें दोनों तरह के जो है थे वो बेनिफिट्स मिल रहे थे। तो इन केस आप भी सिमिलर तरह के बेनिफिट्स एन्जॉय कर रहे थे, आप भी स्टूडेंट वीज़े पे थे और वर्किंग वीज़े पे थे, राइट? नहीं, नहीं, मैं बेसिकली वर्क वीज़ा पे था। बेसिकली ये था कि जब अप्लाई किया ना पीएचडी के लिए, तो उस टाइम पे ये था कि आई थॉट कि दे विल गिव मी स्टूडेंट वीज़ा, बट एक्चुअली आई गॉट वर्क वीज़ा। So technically, I was working, but I also enrolled as a PhD student in the university. तो आई थिंक द मेन डिफरेंस है ना, जिस तरह आपने बताया कि स्टूडेंट और वर्क वीज़ा के अंदर वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन डिफरेंस तो ये है कि आपको पीआर मिलने में आपको टाइम ज़्यादा लगता है एज अ स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप वर्क वीज़ा में हैं तो आपको सिंपल जो है 5 साल नॉर्मली चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट टू गेट पीआर। नॉर्मली अगर आप पूरी टाइम एज अ स्टूडेंट रहते हैं टियर 4 पे रहते हैं तो आपको 10 साल लगते हैं।
to get PR in the UK. तो इतना फ़र्क है। और जो डिफरेंस है वो ये है कि वर्क वीज़ा में, स्टूडेंट वीज़ा में आपको सिंपली इनरोल होना पड़ता है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, और यूनिवर्सिटी आपको कोई आपको स्पॉन्सर करती है, देन यू अप्लाई एज अ स्टूडेंट। वर्क वीज़ा के अंदर जैसे आपने बताया कि जॉब लेनी चाहिए आपको, आपको स्पॉन्सर भी करे, बिकॉज दैट्स अ मेन डिफरेंस कि हर जॉब यूके में स्पॉन्सर नहीं करती है आपको, ठीक है। तो द ट्रिक इज टू गेट अ जॉब विच कैन स्पॉन्सर यू। अगर आपको कोई जॉब मिल गई है जो कि आपको स्पॉन्सर कर रही है, ठीक है, तो देन यू कैन, आप यहाँ पे आ सकते हैं। और आपने, अगर आपने अप्लाई भी करना है ना, तो सबसे पहले आप ये पूछें कि क्या ये जॉब स्पॉन्सर करती है कि नहीं, बिकॉज अदरवाइज इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आपने जॉब अप्लाई कर दिया, आपका इंटरव्यू भी हो गया, ठीक है, एट द एंड आप, वो आपको स्पॉन्सर नहीं करते, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और उनका भी। तो अगर आप जॉब अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले आप ये तो उनसे पूछें कि यार आप लोग स्पॉन्सर करते हैं कि नहीं करते, या आप अपने सीवी में भी लिख दें, आई वुड नीड स्पॉन्सरशिप इन द टू वर्क इन द यूके। अदरवाइज नॉर्मली मोस्टली कंपनीज आपसे पहले पूछती हैं जॉब एप्लीकेशन में भी, और कईयों ने लिखा हुआ भी होता है जॉब एप्लीकेशन में कि यार आप, वी वोंट प्रोवाइड सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप or sponsorship to work in the UK, and you should have right to work in the UK. So that's the main hurdle. I think UK में इमिग्रेशन की सबसे जो है ना प्रॉब्लम यही है कि जॉब्स बहुत है, लेकिन हर जॉब आपको स्पॉन्सर नहीं करती, ठीक है। तो क्योंकि अगर 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 कंपनी स्पॉन्सर करती है ना, दे हैव टू गो आउट ऑफ द वे टू एक्चुअली गेट यू हायर्ड। नॉर्मली वो क्या करते हैं कि जो लोगों के पास राइट ऑफ वर्क होता है यूके के अंदर, उनके लिए दस, it's very easy for them to hire those people, although they want to hire you sometimes, but they might not have like certificate, license to sponsor. तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको हायर नहीं करना चाहते, बेसिकली उनके पास लाइसेंस ही नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक देर आर सम वेबसाइट्स, इफ यू गूगल लाइक कंपनीज दैट कैन स्पॉन्सर, तो वो कंपनीज बेसिकली लिस्ट है पूरी, वी माइट शेयर दिस एट सम पॉइंट, बट लेकिन ये है कि पूरी लिस्ट है जो कि आप ना फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी आपको स्पॉन्सर कर सकती है। मोस्टली जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो स्पॉन्सर करती हैं। तो आप लिस्ट के थ्रू सिर्फ उन्हीं कंपनीज में अप्लाई करें जो कि स्पॉन्सरशिप कर सकती हैं, या अगर आपके पास लिस्ट में कोई कंपनी है भी नहीं, अपडेट नहीं है लिस्ट, तो आप ये करें कि उनको ना देखें, कि उनको पहले मैसेज करें, ईमेल करें कि यार आप मुझे स्पॉन्सर करेंगे कि नहीं करेंगे। अदरवाइज यू ओनली अप्लाई टू कंपनीज व्हिच कैन स्पॉन्सर यू। हाँ, इसमें मैं ये ऐड करना चाहता हूँ मैं कि जो ये जो है वर्क वीज़ा एटलीस्ट जो है, स्पेशली जो टियर 2 की कैटेगरीज़ हैं, टियर 2 में एक जनरल कैटेगरी है, एक स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी है ना, तो जो स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी है उसको तो अब इन्होंने ग्लोबल टैलेंट का नाम दे दिया, ठीक है। जो टियर 2 की जनरल कैटेगरी है वो अभी स्टिल एग्ज़िस्ट करती है। तो जो बंदा मतलब जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है और उसके सर्कमस्टांसेस को देख के जो रेलेवेंट कैटेगरी है उस पे अप्लाई करना चाहिए। जो जनरल कैटेगरी है उसमें स्टिल जो है वो 5 इयर्स का रूट है ना, कि 5 इयर्स आप यूके में काम करें और जो है मैक्सिमम आप 5 साल के लिए ही ये वीज़ा टाइप ले सकते हैं। 5 साल के बाद आपको डेफिनिटली यू नीड टू चेंज योर स्टेटस टू परमानेंट रेज़िडेंट इन यूके। तो जो ये टियर 2 की कैटेगरी है ये सिर्फ़ 5 साल के लिए वीज़ा इश्यू करती है। स्टार्टिंग के लिए आपको देते हैं 2 साल का, 3 साल का, फिर आप एक्सटेंड करवाते हुए 5 साल तक जाते हैं। जब 5 साल पूरे हो जाते हैं तो फिर आप जो है वो आईएलआर के लिए अप्लाई कर देते हैं जिसको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन यूके कहते हैं ना। तो अब जो ये स्किल्ड वर्कर या जो ये ग्लोबल टैलेंट की ऑप्शन है, ये ज़्यादातर मिल रही होती है जो अ, पीएचडीज़ होती हैं या कोई बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सेप्शनल टैलेंट रखते हैं ना, ठीक है? तो इसकी जो डिफरेंट रूट्स हैं वो हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मगर विद इन ग्लोबल टैलेंट भी जो ड्यूरेशन है आपका वेरी करता है। सेटलमेंट का मतलब कि जो ग्लोबल टैलेंट है उसके अंदर डिफरेंट एंडोर्समेंट बॉडीज़ होती हैं। अगर आपने पीएचडी एक स्पेसिफिक डोमेन में की हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी पीएचडी फिज़िक्स में है और आपको एंडोर्समेंट चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिटिश सोसाइटी से या रॉयल सोसाइटी से, तो उसकी जो सेटलमेंट ड्यूरेशन है वो 3 साल है। और जो अगर आपका है आप एक्सेप्शनल टैलेंट रखते हैं एज़ अ डिजिटल क्रिएटर, तो आपको एक सेपरेट बॉडी के पास जाना पड़ता है।
एंडोर्समेंट के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्नीशियन के नाम से एक एंडोर्समेंट बॉडी है यूके के अंदर। तो उस केस में जो आपका सेटलमेंट पीरियड है वो 5 इयर्स हो जाता है, जो कि इक्विवेलेंट है एक नॉर्मल टियर 2 जनरल वीज़ा के। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी जब आप अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, और आपको डिस्कस करना पड़ेगा एचआर के साथ डिटेल में कि आपको कौन-सी वीज़ा कैटेगरी मिलेगी। ज़्यादातर ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। अक्सर को ज़्यादातर जो एचआर्स होते हैं उनको इन चीज़ों का इतना डिटेल में नहीं पता होता। तो आपने केयरफुली इवैल्यूएट करना है कि आप मीट करते हैं स्पेसिफिक कैटेगरी ग्लोबल टैलेंट की, या जर्नल जो है वो स्पॉन्सरशिप की रिक्वायरमेंट आप पूरी करते हैं या नहीं। तो जो टियर 2 जनरल है उसमें जो मुझे मेजर हर्डल नज़र आई ना अभी तक, मतलब ज़ाहिर-सी बात है जो स्पॉन्सर का है लाइसेंस वो तो इम्पोर्टेंस रखता ही रखता है, कि अगर स्पॉन्सर जो है वो आपको सपोर्ट नहीं दे सकता, तो आप ज़ाहिर-सी बात है वीज़ा अप्लाई ही नहीं कर सकते। मगर इसमें दूसरी हर्डल सैलरी की भी है, कि इवन दो यू विल गेट द स्पॉन्सरर लेटर, बट दे विल नॉट गिव यू द रिक्वायर्ड द सैलरी, दे विल गिव यू द बेयर मिनिमम टू मीट द क्राइटेरिया। तो ये भी आपको जो है आपकी जॉब ऑफर में उसमें आपको देखना चाहिए कि आपकी सैलरी कितनी है, जो सैलरी की वेज रेट है वो करंट वेज रेट के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो आई थिंक ये सारा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, मगर आप जब डिटेल में देखेंगे अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। Okay, so let's move to the next one, which is how to get PR after student and work visa. ठीक है, आपने I think you covered it a lot. You know, वर्क वीजा का स्पेसिफिकली ये टीयर टू में और जो है ना ग्लोबल टैलेंट में फ़र्क क्या होता है, और इवन ग्लोबल टैलेंट के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, उसमें आके एक होता है एक्सेप्शनल टैलेंट, और एक और होता है प्रॉमिसिंग टैलेंट आई बिलीव। तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, 3 साल और 5 साल। लेकिन बाय द वे यू मेंशन टेक नेशन इज गेटिंग क्लोज्ड आई थिंक विद इन अ वेरी सून। आई सॉ देयर पोस्ट ऑन लिंक्डइन आई बिलीव कि वो हुँ, खुल हो रही है टेक्नीशियन, and one of my friend actually contacted me that he's applying quickly because technician बंद हो रही है। तो आई थिंक आई डोंट नो उसके बाद क्या होगा, लेकिन टेक्नीशियन बेसिकली क्या होता है कि ओवरऑल अगर आप डिफरेंस देखें ना ग्लोबल टैलेंट के अंदर, तो दो डिफरेंस है। एक रिसर्च वाले राउट होता है जो कि हमने लिया है, और एक नॉर्मल टेक वाला राउट होता है। अगर आप डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, या आपने कोई कंपनी खोली है, तो आपने टेक्नीशियन के थ्रू अपनी इंडोर्समेंट ले सकते हैं। सो ग्लोबल टैलेंट के दो बेसिकली प्रोसेस होता है, एक होता है एंडोर्समेंट, देन यू अप्लाई फॉर वीजा। तो एंडोर्समेंट इज द फर्स्ट प्रोसेस। बेसिकली ये जिस तरह हमने पहले बताया कि हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, तो ये एंडोर्समेंट बॉडीज होती हैं, ये चेक करती हैं कि आर यू हाईली स्किल्ड और नॉट। ठीक है, तो आप अपनी एप्लीकेशन इनको देते हैं, ठीक है, जिसमें सीवी और डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप किस कैटेगरी में जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये इनको प्रूव करना है, अपने बैकग्राउंड एक्सपीरियंस, पर्सनल स्टेटमेंट, ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स, अचीवमेंट्स, अवार्ड्स, व्हाट नॉट, पब्लिकेशंस, ये सब चीज़ें आपने उनको शो करनी है, उनको देनी है, और दे वुड असेस। ठीक है, दे वुड चार्ज अराउंड 450 पाउंड्स, एंड दे वुड असेस कि क्या आप वाकई हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल हैं कि नहीं। वंस यू गेट एन एंडोर्समेंट, आपको आराम से वीज़ा मिल जाता है। ठीक है, तो एंडोर्समेंट इज़ द मेन थिंग। बाय द वे अगर आपका एंडोर्समेंट अगर आपको नहीं भी मिलती, तो उसमें आपको रिकॉर्ड्स में ये नहीं आता कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। तो आप 5 दफ़ा एंडोर्समेंट अप्लाई करें और एंडोर्समेंट रिजेक्ट होती है, देन यू कैन इम्प्रूव योरसेल्फ, यू कैन अप्लाई वंस अगेन। तो मेन चीज़ होती है एंडोर्समेंट। ठीक है, आपको एंडोर्समेंट लेटर मिल जाता है, देन यू कैन अप्लाई फॉर वर्क वीज़ा, सॉरी ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। तो ग्लोबल टैलेंट में तो ये डिफरेंस होता है एंडोर्समेंट का। तो आई थिंक द जी। मेन फोकस यू शुड हैव इज़ टू फाइंड एन एंडोर्समेंट, हाउ टू गेट एन एंडोर्समेंट। आई थिंक इसमें ये है कि आपको जो है रेलेवेंट एंडोर्समेंट बॉडी जो है वो आई थिंक ढूँढना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। अगर आपकी फ़ील्ड इवन के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और आपका काम जो है वो फ़िज़िक्स से रिलेटेड है, देन यू कैन एट लीस्ट चेक डिफरेंट फंडिंग बॉडीज़ एंडोर्समेंट बॉडीज़ जो आपको रेलेवेंट जो है, आपके काम के रेलेवेंट ज़्यादा है, आप उसके पास जाएँ ना। मेरे केस में ऐसा ही था, मेरा मेडिकल साइंसेज़ में काम था।
तो मैं जो था वो यूके रिसर्च एंड इनोवेशन के पास गया था, यूकेआरआई के पास ना, एंडोर्समेंट लेने के लिए। तो मुझे तो ये लगा कि ये सिंपल एक जॉब एप्लीकेशन है। इन नटशेल जो ग्लोबल टैलेंट है, ये 2 स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस है ना। जो पहला एप्लीकेशन पार्ट है वो तो ऐसे ही लगता है कि जिस तरह एक जॉब एप्लीकेशन है। आपने अपना सारा जो आपने रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं या आपने जो डिग्रीज़ ली हुई हैं या आपने आपकी जो सीवी है वो आपने सबमिट करनी है। तो फिर जो अगर आपको वो कहते हैं कि ठीक है आप एलिजिबल हैं, देन यू गो यू नो फॉर टू यूकेवीआई, कि आप जो है वो अपनी जो एक्चुअल वीज़ा एप्लीकेशन है वो फिर आप सबमिट करते हैं एट द एंड ऑफ द डे। जिस तरह मैंने बताया, आप एंडोर्समेंट बॉडीज़ के पास जा सकते हैं, अगर रिजेक्ट हो भी गई आप दूसरी एंडोर्समेंट बॉडी के पास जा सकते हैं, उसको अपना जो है वो प्रोफाइल शो करवा के एंडोर्समेंट ले सकते हैं। आई थिंक द मेन प्रोसेस इज कि आई थिंक यू डोंट नीड टू गो टू अ क्या कहते हैं किसी भी इमिग्रेशन लॉयर के पास। ये हम दोनों ने अप्लाई किया है और हम दोनों ने स्टूडेंट वीज़ा भी बल्कि वर्क वीज़ा भी अब खुद अप्लाई किया है। साथ में हमने ग्लोबल टैलेंट वीज़ा भी खुद अप्लाई किया है। किसी किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर के पास जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आप सिंपली जो है ना आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रिसर्च में या टेक्नीशियन के थ्रू, और उनकी वेबसाइट पे जाएं। वहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे। ठीक है। वो पूरा लिस्ट के साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करने हैं। ठीक है। वंस यू गेट दैट यू प्रोवाइड दोज डॉक्यूमेंट्स, तो वो आपकी एप्लीकेशन असेस करेंगे। ठीक है। और देन दे विल गिव यू एंडोर्समेंट लेटर। Or once you get an endorsement letter, you basically get global talent visa. और that actually इसके बेनिफिट यही है कि आपके 3 साल में जो ना पीआर होती है। नाउ विल टॉक अबाउट अवर एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग द यूके पीआर। सो जैसे हमने पहले भी कई दफ़ा बताया कि हमें ग्लोबल टैलेंट के थ्रू हम लोग आए हैं। ठीक है। और बेसिकली ग्लोबल टैलेंट 2020 में लॉन्च हुआ था आफ्टर ब्रेग्जिट। तो अब हमारा एक्सपीरियंस कैसा है, हमने कैसे लिया, क्या-क्या हमें करना पड़ा, तो आई थिंक हमारा मोर और लेस वेरी सिमिलर एक्सपीरियंस। वी गॉट ग्लोबल टैलेंट फ्रॉम द सेम endorsed बॉडी व्हिच इज़ यूकेआरआई। तो आप मुझे बताएँ कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबल टैलेंट में कब लिया? कितना टाइम आपको लगा ग्लोबल टैलेंट में और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने पड़े ग्लोबल टैलेंट के लिए और कितने कॉस्ट आई आपको? यार मेरा जब स्टार्टिंग में था, मैं आया था टियर 2 वीज़े पे ना, पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो होता था इनका स्टार्टिंग वाला ना। तब स्किल्ड वर्कर वीज़ा आई थिंक इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट था ना, तो मुझे उसका आइडिया ही नहीं था। ना यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे बताया था कि हाँ, आप जो है वो इस तरह एक्सेप्शनल टैलेंट पे जा सकते हैं। तो मैंने टियर 2 वीज़ा अप्लाई किया 2018 में, 17 एंड में। तो मुझे उन्होंने 2.5 इयर्स ऑलमोस्ट 3 इयर्स का वीज़ा दिया ना तब। तो उसके लिए तो सिंपल जो था वो मुझे अपना इंग्लिश स्कोर सबमिट करना था, बेसिक रिक्वायरमेंट जो मैंने बताया, स्पॉन्सरशिप लेटर मुझे उन्होंने दिया यूनिवर्सिटी वालों ने, और उसके बाद मैंने एप्लीकेशन सबमिट की और जो फाइनेंसेस शो करवाने थे मेरी साइड से वो सिंपली उन्होंने एक यूनिवर्सिटी वालों ने लेटर लिख दिया, वो भी कवर हो गए। तो मैंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी और आई डोंट नो व्हाट यू नो द टोटल अमाउंट आई पेड, क्योंकि उसमें 2 चीज़ें थी, एक आपके हेल्थ सरचार्जेस थे, आई थिंक अराउंड 1200 पाउंड डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ योर वीज़ा। तब आई थिंक मैंने 3 साल के लिए अप्लाई किया था। तो और वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी जो थी वो सेपरेट थी। मगर जब मैं वीज़ा लेके यूके आ गया, फिर मैंने तकरीबन दोबारा एक्सटेंशन करवाई 1 साल की ना, पीएचडी के अराउंड एंड टाइम पे ना, जब मेरा वीज़ा एक्सपायर हुआ, क्योंकि मेरी पीएचडी का ड्यूरेशन जो था वो 3 साल कोई 4 मंथ ऊपर गया था। तो दोबारा एक्सटेंशन करवाई मैंने साल की, फिर उसके बाद मुझे ग्लोबल टैलेंट का पता लगा, ठीक है। तो उस वक़्त ये था कि जब मैं ग्लोबल टैलेंट पे शिफ्ट कर रहा था, तो जो मेरी प्रोजेक्ट की फंडिंग थी, वो थी यूरोपियन यूनियन की तरफ से ना, आईएमआई का प्रोजेक्ट था वो। तो उस फंडिंग में ये था कि स्पेशली जो ग्लोबल टैलेंट था, उसमें
फंडिंग बॉडी का बहुत ज़्यादा रोल होता है, जो अगर आपने खुद फंडिंग ली हुई है, अगर उसका आपका नाम है उस फंडिंग में, तो आपको ईज़िली जो है वो ग्लोबल टैलेंट मिल सकता है ना। तो मैं इस रूट पे गया था, कि जिसमें मैंने शो करवाया कि हाँ, जो ये फंडिंग है, ये मेरे लिए अवेलेबल है नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए। और मेरा अभी जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन साल का पड़ा हुआ था, ठीक है? तो इसका सर्टेन रिक्वायरमेंट थी ना ग्लोबल टैलेंट की। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे एक लेटर दिया, सपोर्टिंग लेटर, सारा मतलब उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो दोबारा उन्होंने मेंशन किया उस लेटर के अंदर, कि ये बंदा सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहा है, ठीक है? और हम एंडोर्स करते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से ना इसको ग्लोबल टैलेंट के लिए। तो जब ये सारा कुछ हो गया ग्लोबल टैलेंट के बाद, फिर मैंने ये जो थी फर्स्ट स्टेप जो था एप्लीकेशन का एंडोर्समेंट के लिए, वो सबमिट किया। एंडोर्समेंट के बाद फिर जो एक्चुअल जो थी वीज़ा एप्लीकेशन वो सबमिट की। तो मुझे अगर नटशेल में मैं बोलूँ, मुझे तकरीबन 3 एंड हाफ ईयर में जो है वो यूके की पीआर मिल गई थी, ठीक है? कि मैं पहले ही जो थी रिक्वायरमेंट 3 साल की, वो मैंने टियर 2 पे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी ना। तो जैसे ही मुझे फिर ये ग्लोबल टैलेंट मिला ना, तो ग्लोबल टैलेंट में 3 साल की रिक्वायरमेंट थी सेटलमेंट के लिए, तो मैंने फिर जो है वो इंडेफ़िनिट लीव के लिए अप्लाई कर दिया। तो तो ये तो था मेरा एक्सपीरियंस। कॉस्ट काफ़ी आई, अब मुझे टोटल अमाउंट नहीं पता कितनी कॉस्ट आई, बट इट वाज़ वर्थ इट, आई विल से। व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? डेफिनेटली आई थिंक इफ डेफिनेटली इट्स वर्थ इट। आई थिंक मैं अब एक चीज़ मेंशन करूँगा कि जब मैंने टीयर 2 के लिए अप्लाई किया था ना, आई वाज़न्ट श्योर आई विल गेट टियर 2, ठीक है? मैंने अप्लाई किसी और वीज़ा के लिए किया था। आई थॉट आई विल गेट टियर 4 बट आई गॉट टियर 2। When I got global talent visa, I thought I'm getting tier 2 visa, but actually I got global talent visa. So both times I was thinking for something else and I got something else. So ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने कभी इन चीज़ों को एम नहीं किया था, ठीक है? और ये चीज़ें आई थिंक दिस हाइलाइट्स कि अगर आप अपने क्राफ्ट पे फोकस करें ना, अपने टैलेंट अपने उस पे अपने क्राफ्ट जो आप काम कर रहे हैं, तो दीज़ थिंग्स एक्चुअली फॉल इन योर लैप, ठीक है? ऑल दीज़ थिंग्स, ठीक है? तो मैंने इनको कभी चेज़ नहीं किया, बट आई थिंक इट्स आवर ड्यूटी टू एक्चुअली एजुकेट अदर पीपल बिकॉज़ यू कैन एक्चुअली गेट दीज़ वन। सो आई थिंक जिस तरह ग्लोबल टैलेंट है ना, ग्लोबल टैलेंट में जब मैंने अप्लाई किया था तो आई थॉट आई विल गेट टियर 2 वीज़ा बिकॉज़ इनिशियली आई केम टू यूके इन द टियर 2 वीज़ा। तो मुझे 3 साल मेरे पास 4 साल का टियर 2 वर्क था, परमिट था, ठीक है? तो जब मेरे साढ़े 3 साल हुए ना, ठीक है? तो साढ़े 3 आई गॉट टी ग्लोबल टैलेंट वीज़ा क्योंकि मैंने जब जॉब अप्लाई की थी न्यूकासल यूनिवर्सिटी के अंदर टू गेट पोस्टडॉक, सो माय एक्चुअली फंडिंग बॉडी वाज़ यूकेआरआई। और यूकेआरआई क्या होती है कि एक एंडोर्स्ड एक फंडिंग बॉडी है। So one of the requirement of like is to get if you get fellowship from a very high prestige funding body which is UKRI and you are a named researcher, then you can easily apply for global talent visa. तो जिस तरह आपका एक्सपीरियंस है सेम एग्जैक्टली आई गॉट सम डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एचआर, ठीक है? मैंने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए और ईमेल पे अप्लाई कर दिया टू यूकेआरआई and within 3 days I got endorsement. I know of a friend who got endorsement within 4 hours through email. तो 3 दिन के अंदर मुझे मिला, 3 वर्किंग डेज के अंदर। उसके बाद मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया और आई गॉट लाइक आई थिंक विदिन अ वीक आई गॉट ग्लोबल टैलेंट वीजा। तो आई थिंक ग्लोबल टैलेंट वीजा में ये होता है कि डिफरेंस वर्क वीजा में और ग्लोबल टैलेंट वीजा में ये है कि अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा है, टियर 2 वीजा है, तो दैट इज एक्चुअली टाइड टू एन एम्प्लॉयर। कि लेट्स से अगर आप किसी कंपनी ए के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने आपको टियर 2 वीजा दिया हुआ है या स्किल्ड वर्कर वीजा दिया हुआ है, तो आप कंपनी चेंज करते हैं ना, तो यू विल हैव टू गेट अ न्यू वीजा फॉर दैट कंपनी। तो हर कंपनी एक अपना अपना वीजा देती है। ग्लोबल टैलेंट में ये होता है कि लेट्स से कि अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं कंपनी ए के अंदर, तो उनके थ्रू आपने ग्लोबल टैलेंट वीजा लिया, आपको उनको महीने बाद छोड़ दें, तो यू डोंट नीड टू अप्लाई टू फॉर ग्लोबल टैलेंट अगेन। ये किसी कंपनी से टाइड नहीं होता, आप जो मर्जी जॉब करते रहे,
ठीक है अब आप। इसमें 1 मिनट आपको कट कर रहा हूँ। इसमें फ़ील्ड सिमिलर होना लाज़मी है। अगर आप टोटली फ़ील्ड चेंज कर रहे हैं, देन यू नीड टू चेंज इट आल्सो। अच्छा, या फील्ड चेंज कर रहे हैं। हुँ, बट हुँ। ऑफ कोर्स लाइक इफ यू हैव लाइक इफ यू हैव लाइक ग्लोबल टैलेंट वीज़ा, राइट? एंड देन इफ अगर आप उसमें 3 साल लगाते हैं, ठीक है? क्योंकि हमारा तो एक्सपीरियंस ये था कि हमारे तो 3 साल पहले से पूरे हुए हुए थे। तो हुँ, अगर हुँ। आप वर्क वीज़ा से स्विच करते हैं ग्लोबल टैलेंट में, तो आपका जो टाइम यूके में एज़ अ वर्क वीज़ा काउंट हुआ है, प्रोवाइडेड दैट वो कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है? हुँ, 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 वो हुँ। भी आपका टुवर्ड्स पीआर काउंट होता है। तो यू कैन मेक अप लाइक हमारा ये था कि 3 ईयर कंप्लीट हुए हुए थे पहले से, मेरे केस में, और द डे आई गॉट ग्लोबल टैलेंट वीज़ा, दैट डे आई वाज़ एलिजिबल टू गेट पीआर। तो मैंने भी उसके अप्लाई कर दिए, साढ़े 3 साल में मुझे मिला। तो आई थिंक अगर आपको देखना चाहिए, अगर आप वाक़ई एलिजिबल हैं, तो यू शुड स्विच टू दैट ग्लोबल टैलेंट वीज़ा, बिकॉज़ इवेंचुअली यू डोंट हैव टू अप्लाई to lots of jobs and then get visa again, और हुँ, हुँ। आपका जो फास्ट प्रोसेस भी हो जाता है आराम से। हुँ, तो आप हुँ। अपनी फैमिली मेंबर्स को भी स्विच कर सकते हैं ग्लोबल टैलेंट वीजा के अंदर, ठीक है? हुँ, 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 इन हुँ। दैट केस आई स्विच माय होल फैमिली, so now they are global talent dependents, even though I have indefinite leave to remain, which is permanent resident. So they are global talent dependents. So I think ये ग्लोबल टैलेंट वीज़ा लोगों को इसके इतने बारे में पता नहीं है, लेकिन रिसेंटली मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो कि रिसर्च के थ्रू ग्लोबल टैलेंट वीज़ा में इंटर हो रहे हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं, तो यू शुड डेफिनिटली अप्लाई, एंड इट विल मेक योर लाइफ मच ईज़ियर। You don't have to apply for visas again. You'll get PR faster. So I think it's the best option available right now to if you हुँ, want to हुँ। get settlement very early on. हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो टियर 2 जनरल या स्किल्ड वीज़ा कैटेगरी है, उसमें आप एक जॉब के साथ टाई होते हैं। अगर एक स्पॉन्सरर के साथ टाई होते हैं, बिकॉज़ स्पॉन्सरर आपको जो है वो लेटर ऑफ सपोर्ट दे रहा होता है। मगर जैसे ही आप जो है वो परमानेंट रेज़िडेंट बनते हैं यूके के, जो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन आपके पास आती है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। यू कैन डू मल्टीपल जॉब्स, लाइक यू कैन इवन डू अ बिज़नेस, सो इट इज़ अप टू यू। और इसमें दूसरा बेनिफिट, डेफ़िनेटली जो डिफ़रेंस है रेज़िडेंटशिप में, सिटिज़नशिप में या नेशनैलिटी में, वो डिफ़रेंस है यूके के अंदर भी, कि अगर आप सिंपल परमानेंट रेज़िडेंट हैं, स्टिल यू आर नॉट एबल टू गेट you don't have access to certain public funds, जो एक नेशनल या एक सिटीज़न बंदे को होते हैं। जो सिटीज़न जो हैं वो यूके में बेसिकली आपको 2 साल और गुज़ारने होते हैं, या इन नटशेल आपको 5 साल गुज़ारने होते हैं, या आपके आई थिंक जो आईएलआर के बाद आपको 2 साल और गुज़ारने होते हैं यूके के अंदर ना, आई थिंक पासपोर्ट लेने के लिए, राइट? नहीं, 1 साल, 1 साल, 12 ओके। मंथ्स। ओके, 12 मंथ। तो जब आप नेशनल बन जाते हैं, ज़ाहिर-सी बात है आपके पास पासपोर्ट आ जाता है, बाकी सारे राइट्स जो ट्रैवलिंग के होते हैं, वीज़ा टाइप आपने अप्लाई करनी होती है, वो सारी आपकी जो है, वो फिर यूके लॉज़ के अकॉर्डिंग हो जाती है, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी लॉज़। मगर इसमें एक और बड़ा बेनिफिट बताऊँ कि आपके पास जब आईएलआर आ जाती है और आपके अगर कोई बेबी वगैरह होता है, तो वो ऑटोमैटिकली जो है वो यूके नेशनल जो है वो हो जाता है, उसके पास पासपोर्ट आ जाता है यूके का। हुँ, तो इन नटशेल लाइक स्टूडेंट रूट से अगर आप कन्वर्ट हो रहे हैं वर्किंग वीज़े पे, तो स्टिल यू नीड टू यू नो स्पेंड 5 इयर्स मिनिमम, और आई विल से मैक्सिमम। अगर आप ग्लोबल टैलेंट पे चले जाते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन योर एंडोर्समेंट बॉडी 3 साल लगेंगे ना आपको। हुँ, बट अगेन इफ वी गो टू द बेसिक्स, अगर आपकी स्कॉलरशिप की फंडिंग जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप की है, जो आपको अलाउ करती है ग्लोबल टैलेंट वीज़ा इन द स्टार्टिंग, जो हमारे केसेस में था। अब जो लोग मैरी क्यूरी फेलोशिप पे आ रहे हैं, वो डायरेक्टली जो है वो ग्लोबल टैलेंट पे आ सकते हैं, ठीक है? हुँ, Again, depending on the circumstances of individual member, depending on the sponsor also, वो कितना एक्सपर्ट है वीज़ा हैंडलिंग में। क्योंकि मैंने अक्सर न्यूकैसल यूनिवर्सिटी में जो लोग मैरी क्यूरी पे आ रहे हैं, अभी मैंने देखा है कि वो डायरेक्ट ग्लोबल टैलेंट पे आ रहे हैं। अगर वो डायरेक्ट ग्लोबल टैलेंट पे आ रहे हैं, तो उनको 3 साल के बाद जो है वो आईएलआर मिल जाएगा।
और अगर अच्छा, आप स्टूडेंट एक सेकंड, जो मैरी क्यूरी में ये ग्लोबल टैलेंट पे आ रहे हैं, यानी कि पीएचडी के लिए, पीएचडी के लिए तो आर दे नॉर्मली क्या होता है कि आर दे नेम रिसर्चर्स? बिकॉज आई थिंक के द डिफरेंशिएशन इज कि आई एम नॉट श्योर इफ इट हैज बीन चेंज्ड, लेकिन जब मैंने सर्च किया था शुरू में, तो जब मैरी क्यूरी के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो यू आर नॉट द नेम रिसर्चर इन दैट एप्लीकेशन प्रोसेस। देन तो एंडोर्समेंट बिकम्स डिफरेंट ना। जो आपकी एंडोर्समेंट की टाइप है वो डिफरेंट हो जाती है ना। ठीक है, अच्छा, यू उस आर नॉट केस द में लीडर इन द फील्ड, यू आर हम्म, एन इमर्जिंग टैलेंट इन द फील्ड, सो ये तो, डिफरेंस आता था ग्लोबल टैलेंट के अंदर। तो उसमें भी 5 साल होता है नो, इमर्जिंग अगेन टैलेंट। डिपेंडिंग ऑन द एंडोर्समेंट बॉडी, हम्म, कि अगर वो एंडोर्समेंट बॉडी जो उसका सेटलमेंट पीरियड 3 साल का है तो 3 साल में हो जाएगा आपका आईएलआर। हम्म, अगर 5 साल वाली एंडोर्समेंट बॉडी है, फॉर एग्जांपल मैं पहले सर्च कर रहा था, यही चीज़ को बेसिकली मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था। उसमें ये था कि जो रॉयल सोसाइटी है, ब्रिटिश एकेडमी है, एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज है, ये आपको 3 साल का जो है वो सेटलमेंट पीरियड होता है आपके पास ना, अगर आपको हम्म, इनकी तरफ से एंडोर्समेंट मिल जाती है। अगर आप टेक्नीशियन की तरफ से आ रहे हैं, आर्ट्स एंड काउंसिल की तरफ से आ रहे हैं, रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग की तरफ से आ रहे हैं, तो 5 साल का ड्यूरेशन है हम्म, सेटलमेंट। मगर जो नटशेल ये है कि अगर कोई स्टूडेंट जिसकी फंडिंग जो अपॉर्चुनिटी है वो उसको ये चीज़ अलाउ करती है, हम्म, देन डेफिनेटली ट्राई फॉर ग्लोबल टैलेंट, क्योंकि इसमें स्टूडेंट एग्जैक्टली। वीज़े के लिए आप अप्लाई ना करें। अगर आप ईपीएसआरसी टाइप फंडिंग पे आ रहे हैं, ठीक है, स्टिल ट्राई बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। अगर आपने पहले से पब्लिकेशंस की हुई हैं, आपकी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, ट्राई करें एंडोर्समेंट लेने की। अगर आपको एंडोर्समेंट मिल जाती है तो आप इजीली जो है वो ग्लोबल टैलेंट पे शिफ्ट हो सकते हैं। क्योंकि तो मेजर जो मुझे बेनिफिट इसमें नज़र आया है, इसमें सैलरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। यू डोंट नीड टू मीट योर सैलरी थ्रेशोल्ड टू गेट हम्म, ग्लोबल टैलेंट। और अगर आप फिर भी स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हैं, आपने डिग्री कंप्लीट की है 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, और आपका एम है यूके के अंदर स्टे करने का, देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो अगेन। हम्म, आपका सिंपल आप जॉब सर्च करेंगे, अगर आपको जॉब सर्च वीज़ा यूके में मिल जाता है दैट्स फाइन। जॉब लेने के बाद आपको यूजुअली कंपनीज आपको 5 साल का वीज़ा नहीं देती, 2 साल का यूजुअल वीज़ा आपको मिल रहा होता है। तो देन यू नीड टू फाइंड अनदर स्पॉन्सर, या सेम जगह पे जाके एक्सटेंड करना है, 5 साल तक रहना है, फिर आपको जो है वो इंडेफिनिट लीव मिलेगी। इसलिए अपना जो है यूके में आने के लिए पहले से प्लान करें। अगर तो आप स्टूडेंट हैं, रेलिवेंट फंडिंग, अगर आप स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हैं तो उस तरह का स्कॉलरशिप टारगेट करें जो आपको बाद में जो है वो बेनिफिट देगा। तो किसी हम्म, हरी में पढ़ने की बजाय टेक योर टाइम और उस स्कॉलरशिप पे आए जो आपका टाइम रिड्यूस कर दे। सो हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट ईयर्स। एग्जैक्टली। आई थिंक द बेस्ट एडवाइस एंड फाइनल एडवाइस आई कैन गिव कि यू नो इट्स नॉट लाइक कि अगर आप एक कैटेगरी में आ गए हैं और आप उस ग्लोबल ट्रेंड में स्विच नहीं कर सकते। अगर आपको अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका इफ यू फील लाइक यू आर एलिजिबल एंड यू कैन अप्लाई, यू कैन ट्राई, you should try, because at any day global talent is much better than tier 2 or like student visa। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे, अगर आप इफ यू आर एलिजिबल, इफ यू थिंक यू आर एलिजिबल, यू शुड अप्लाई बिकॉज इट डजंट हर्ट। ठीक है, और डिफरेंट एंडोर्समेंट बॉडीज होती हैं, जिस तरह रॉयल सोसाइटी है, ब्रिटिश एकेडमी है, आई थिंक रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग है, टेक्नीशियन है, जो कि 31 मार्च को क्लोज हो रही है इस साल। आई थिंक आर्ट्स काउंसिल है, और यूके आ रही है जिस तरह हमारी थी। तो इनका अपना एक क्राइटेरिया होता है, लेकिन अगर आप, और इन क्राइटेरिया के अंदर भी आप देख सकते हैं कि यू आर अ लीडर और यू आर पोटेंशियल लीडर इन योर फील्ड। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, तो अगर आपका जो है ठीक है, आप इसमें चेंज जॉब्स, सबसे बड़ी बात है आप जॉब चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैवल कर सकते हैं, आप यूके से बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। तो आई थिंक ऑल्दो इट्स वेरी कम्पिटिटिव। ठीक है, कि उसका ये एक कम्पिटिटिव बेहस का मतलब ये नहीं है कि मतलब आपको नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स यू शुड ट्राई। तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेबसाइट पे हमने लिंक आई थिंक सामने दिया हुआ है, पोस्टेड इन द कमेंट्स एज वेल। आप देखें इसको, आप देखें कि आप एलिजिबल हैं, आप कौन सी एंडोर्समेंट बॉडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें एंड जस्ट सेंड देम एन ईमेल। एक्चुअली इट्स अप्लाइंग फॉर ईमेल। सो हमने दोनों ने जो अप्लाई किया था,
हमने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए और ईमेल के अंदर अटैच किए एंड सेंड देम टू अ वेबसाइट. पैसे पे किए, I think £450, and then you apply through email, and you will get a letter through email. So it's just as simple as that. So I इट्स think वेरी you should स्ट्रेटफॉरवर्ड। definitely try. And that's my last comment. I think if you have, इसमें एक और पॉइंट है, मैं मेरे ज़हन में आया अभी। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लोबल टैलेंट तो है ना कि एक बंदा जो है उसके पास वाक़ई एक्सेप्शनल टैलेंट है। यूजुअली द पर्सन हैव अ पीएचडी और वेरी नीश टैलेंट व्हिच इज़ नॉट प्रेज़ेंट इन यूके। अब उस बंदे का क्या होगा या उस बंदे के पास क्या ऑप्शंस हैं जो कि एक जर्नल टियर 2 वीज़े पे आया हुआ है, वर्क वीज़े पे फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल इंजीनियर बंदा है, mm, ठीक है? और उसके पास इंजीनियरिंग का बैचलर किया हुआ है उसने और उसकी मतलब काफ़ी सारा कंपनी का एक्सपीरियंस है और यूके में ही जॉब कर रहा है mm. और उसने 2 साल जॉब की है और उसके पास जो है वो वीज़ा अब एक्सपायर हो गया और उसको कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा। उस केस में वो बंदा क्या करे? I think उस केस में बिकॉज अगर उन्होंने टेक के अंदर काम किया ना, तो यू कैन सिंपली अप्लाई फॉर एंडोर्समेंट बॉडी विच इज टेक्नीशियन. ठीक हुँ, है. हुँ। आप टेक्नीशियन के थ्रू अपने आप को एंडोर्समेंट, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, आप टेक्नीशियन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं. वो आपको एप्लीकेशन को एंडोर्स करेगी. ठीक है. और टेक्नीशियन के थ्रू आई थिंक दे विल आस्क अ सेपरेट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. उनकी अपनी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है. आई थिंक ये टेक्नीशियन का लिंक है. बेसिकली इफ यू गो टू देयर वेबसाइट, you will see all the documents which is listed. So I remember I knew someone who worked in Apple in the UK, and she was only working as a developer, and she हुँ, हुँ। got she got global talent visa थ्रू हुँ, 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 टेक्नीशियन. हुँ। सो हुँ, हुँ। बेसिकली आई थिंक अगर आपने कोई अच्छा किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपने आपका बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है, आपने प्रोजेक्ट्स अपने शो ऑफ कर सकते हैं. ठीक है. कुछ अचीवमेंट्स हैं जो आप शो ऑफ कर सकते हैं, तो यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. ठीक है. हुँ, 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 हुँ। और आप बस डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें. ठीक है. अपना टैलेंट शो केस करें, एक्चुअली शो ऑफ करें, एंड देन यू शुड लाइक यू अप्लाई फॉर दैट आई फॉर. थिंक इसमें एक और रूट भी हो सकता है कि अगर आप वाक़ई ही टेक्निकल बैकग्राउंड है आपका, you can even go for innovator visa or entrepreneur visa just to showcase like you can do a certain thing or you got developing a certain thing या आपका फॉर एग्जांपल आपका बैकग्राउंड ऐसा है कि जिधर आप डेवलपर हैं, ठीक है? आप स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर वीज़े में जाएँ और बाद में उसको इनोवेटर वीज़े में कन्वर्ट करके जो है, वो आप 3 साल के अंदर जो है वो यूके का आईएलआर आप ले सकते हैं। But again, depend on the individual circumstances. So But I they think really vary from person to person. Yeah. in that case, like I think इनोवेटिव वीजा के अंदर ये होता है कि यू हैव टू प्रूव फंडिंग. सो Yeah. ऑफन यानी कि स्टार्टअप वीजा में होता है कि आपको बस एक अपने सिंपल यू क्रिएट अ वेरी इनिशियल रिसर्च प्लान ऑफ योर स्टार्टअप. ठीक है. Mhm, तो आप ना स्टार्टअप वीजा को अप्लाई, लेकिन जब व्हेन यू गो टू हायर कैटेगरी व्हिच इज इनोवेटिव वीजा, you yeah, have to show funding. exactly. One of my friend, he got a big funding, like close to 10 million, 10 million USDs for his Mhm, startup. Then he went to for global talent visa. mhm, mhm, इनिशियली उसके पास सिर्फ टीयर 2 वीजा था, जो कि किसी कंपनी से टाइड था. उसने अपना स्टार्टअप बिल्ड किया, उसको फंडिंग मिली. ठीक है. mhm, 10 मिलियन यूएसडीज फॉर हिज स्टार्टअप, एंड देन उसने इनोवेटर वीजा अप्लाई किया थ्रू ग्लोबल mhm, टैलेंट. सॉरी, ग्लोबल टैलेंट वीजा अप्लाई किया. mhm, Actually, mhm. he went. It's very interesting. He went for global talent instead of innovator visa, even though he got funding. So I think Okay. global talent beats everybody, because you know what, Mhm, you don't need to show like any funding in global talent. तो अगर आपके पास एक आपने स्टार्टअप बिल्ड कर लिया है और आपको फंडिंग भी आ गई है, ठीक है. लेट्स से कि आपके पास फंडिंग भी नहीं है, आपके लेट्स से कि आपके पास जो है ना 20,000 क्लाइंट्स हैं आपके. ठीक है. तो आप अपने आप को एक्सेप्शनल टैलेंट शो कर सकते हैं थ्रू स्टार्टअप, थ्रू स्टार्टअप अचीवमेंट्स. सो आई थिंक फंडिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको लिमिट हो जाती है ना ग्लोबल टैलेंट के अंदर. यू डोंट नीड टू शो दैट. आई थिंक ही इवन वेंट फॉर दैट बिकॉज उसे ये लगा होगा कि मेरे लिए ये ज्यादा इजी है और ये ज्यादा mhm. क्विक है. स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। हाँ. आई थिंक इसमें मैं थोड़ा-सा ये क्लेरिफाई करूँगा, ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप स्टार्टअप है आपका, यू विल नॉट हैव एनी फंड्स राइट? सो यू कैन गो विदाउट इवन फंड्स एंड देन व्हेन यू गेट फंड यू कैन स्विच टू इनोवेटर और ग्लोबल टैलेंट। ग्लोबल टैलेंट में फिर कैटेगरीज़ हैं कि आप
फॉर एग्जांपल हमारे केस में ये था कि वी वर फेलोज, राइट, एंड वी गॉट अ सर्टेन टाइप ऑफ फंडिंग जिसने हमें एलिजिबल बना दिया इस चीज़ के लिए ना। अगर आपके पास उस तरह की फंडिंग नहीं भी है, यू आर स्टिल लीडर, और आई विल से इमर्जिंग लीडर इन दैट फील्ड, I will say global talent is the best option to go Hmm. if you want to live for a long term in UK, Yeah. Even especially. even though, like, I think final comment is that I had two friends who only got their PhDs Mm-hmm. recently, and they applied through peer review. ठीक है? Mm-hmm. They had no postdocs, no Yeah. funding. They only applied by showcasing their publications and Mm-hmm. their research projects through their PhDs. ठीक है? आई थिंक इन माय केस अगर मुझे नहीं मिलता ये यू नो पोस्ट डॉक, तो आई कुड हैव गॉन फॉर peer review global talent, because that's Mm-hmm. also very easy process. And one of my friend, who actually got global talent from Korea, through Oh. peer review. He never been to the UK. He just submitted his profile online through email. He got endorsement. He got global talent. तो बेसिकली अगर आपको प्रोफाइल स्ट्रांग है, अगर आप समझते हैं कि आप टेक के अंदर यू हैव सम अचीवमेंट्स, रिसर्च के अंदर यू हैव सम अचीवमेंट्स, whether or not you have postdoc funding or not, you can still apply for global talent visa, and you can still get the global talent visa. And I think, I'm not sure कि ये कितना अरसा रहेगा ग्लोबल टैलेंट वीज़ा, बिकॉज यूके में नॉर्मली ऐसा होता है कि कुछ अरसा ये लोग खुली इमिग्रेशन का रखते हैं, उसके बाद बंद हो जाता है। तो ये रिसेंटली That's true. आजकल आजकल सब कुछ खुला हुआ है, पीपल आर गेटिंग Mhm. वीज़ाज़, you should definitely apply for it in that I way. think it's a Brexit effect, क्योंकि Brexit, for example, Brexit से पहले ये था कि especially for Asians, like, all these rules were for Asians, right? If they have to work in UK, but now ये है कि अगर आप यूरोपियन भी हैं और आपने यूके में काम करना है, then still you need a specific visa type, right? पहले ऐसे नहीं होता था। तो अब जो ये है कि पहले तो उन्होंने ये किया ना कि जो पहले से यूरोपियन रह रहे थे, उन्होंने इनको जो है वो आईएलआर ऑफ़र किया डायरेक्ट, ठीक है? कि अगर आप इधर रह रहे हैं और आपने काम करना है, जस्ट टेक द आईएलआर, ठीक है? यू डोंट नीड टू चेंज योर नेशनैलिटी टू यूके। उसमें ये भी है ना कि पाकिस्तानियों को तो डुअल नेशनैलिटी अलाउ है, तो हम तो आईएलआर के बाद ईज़िली जो है वो अ, पासपोर्ट ले सकते हैं। मगर इंडियंस स्पेशली उनके पास ये अपॉर्च्युनिटी नहीं है, दे कांट टेक डुअल नेशनैलिटी। तो वो सिंपल जो है वो आईएलआर की बेस पे ही यूके में रहते रहते हैं। अम, ये तो था आज का आई थिंक पॉडकास्ट। इसमें और क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की इमिग्रेशन है, ठीक है? आप पाकिस्तान में रहते हुए जो है वो उनकी इमिग्रेशन लेके चले जाते हैं, और जब आप उधर स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में जाते हैं और कुछ ड्यूरेशन के बाद, आई थिंक साल के बाद या कुछ देर के बाद आपको उधर का पासपोर्ट मिल जाता है। तो यूके में कोई ऐसी है कैटेगरी जिधर आप पाकिस्तान में रहते हुए ही डायरेक्ट जो है उस स्पेसिफिक कंट्री की इमिग्रेशन ले सकते हैं ग्लोबल टैलेंट के अलावा? I think that's global talent is the answer. I don't think so. There is any other category. I think you can. I mean, I think like Canada में or Australia में, I have loads of friends who actually immigrated like through that. ठीक है? Point based system था कनाडा में खास तौर पर, like आपने points achieve करने हैं अभी भी certain है। अभी हुँ, भी है ना? तो हुँ, आई थिंक द पॉइंट इज कि यूके के अंदर कोई ऐसा नहीं है। सो आई थिंक राइट नाउ द बेस्ट bet for you guys is to actually go for global talent visa, if you have some work experience or you have some research experience. um, I don't think so there is any category for you to actually come in the UK, accept these three things, all the visas that we've mentioned, but actually global talent is I think the fastest route to get PR in the UK. Great. Okay, so we will wind up our today's podcast here, and definitely we will cover the global talent in detail, because we know there are different options for global talent जो आप ले सकते हैं। अगर आप गाइड देखेंगे तो यू विल बी कंफ्यूज्ड किस रूट पे जाएँ। तो हम इसको डिटेल में जो है वो हमारे जो है वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू Thanks. फॉर लिसनिंग। Cheers. Bye. सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। अल्लाह Bye. हाफिज़।